27 इज्जत नीलम। वेद के कहे मुताबिक काका दो मैड्स के साथ ऊपर कमरे में जाते हैं। कुछ ही देर में काका जल्दबाजी में नीचे आ बोले, माँ। मालिक वो मालकिन। पर वेद के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। वो बस शांति से सामने देखते हुए अपनी चाय खत्म कर रहा था। वेद के मुंह से कुछ ना सुन काका के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। वेद चाय खत्म कर बिन काका को देखे बोला, कुछ दवाइयाँ दे दीजिए उसे काका। कुछ देर में वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसके मुताबिक तो वैदेही ठंड की वजह से बीमार पड़ गई है, इसी वजह से काका परेशान है। काका सर झुका धीरे से बोला, मालिक कोई कमरे में होगा तब तो। काका की बात सुन वेद हैरानी से बोला, कमरे में कोई नहीं है क्या? काका सर ना में हिला देते हैं। वेद सोफे से उठ हल्के सख्त आवाज में बोला, आपने पूरा कमरा सही से चेक किया है काका? अगर कमरे में नहीं है तो पूरे घर में ढूंढिए। इतने गार्ड्स के होते हुए वो घर से बाहर तो नहीं जा सकती। जरूर घर में ही कहीं छिपी बैठी होगी। वैसे भी छिपना उसकी आदत है। बोलते हुए वेद को वो पल याद आता है जब उसे वैदेही हवेली के स्टोर रूम में मिली थी। काका सर झुकाए ही बोले, हमने पूरा घर देख लिया मालिक, पर मालकिन नहीं मिली। काका की बातें सुन गुस्से से वेद की नसें तंग गई। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, तो उसे धरती नीली या आसमान खा गया? ढूंढिए उसे। काका सर नीचे किए हुए ही, जी मालिक, बोल जल्दी से वहां से निकल गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि वेद गुस्से में क्या क्या कर सकता है। वेद लंबे कदमों से सीढ़ियां चढ़ अपने कमरे में पहुंचा। वो सीधे बालकनी में जाता है और अगले ही पल उसकी नजरें सर्द हो गई। जिस तौलिए से वेद ने वैदेही के हाथ को बांधा था वो रेलिंग से नीचे लटक रहा था। रुमाल एक किनारे में पड़ा हुआ था। वेद को समझते देर नहीं लगी कि वैदेही भाग गई है। वो बिना देर किए नीचे हॉल में वापस आ तेज आवाज में बोला, काका गाड़ी निकलवाए। बोल वो सीढ़ियों के बगल वाले कमरे में जाता है और कुछ ही देर में वापस आ जाता है। वेद आंखों में गुस्सा लिए घर से बाहर निकला। सामने ही एक कार खड़ी थी। वेद जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। वेद की कार के साथ पीछे से 4 गाड़ियों में गार्ड्स भी निकलते हैं। वेद की कार कुछ ही देर में रोड पर थी, जहां दोनों तरफ हरे भरे लहलहाते हुए खेत थे। ये रोड इन मिलों में फैले खेत को 2 हिस्सों में बांट रही थी। वेद की नीली आंखें इस वक्त गुस्से से बेहद लाल थी। अचानक ही उसकी नजर दूर खेत में जाती है। वो सर्द आवाज में बोला, स्टॉप द कार। उसके कहते ही ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगाया। वेद की कार के पीछे ही गार्ड्स की कार भी रुकती है। वेद गेट खोल कार से बाहर आ अपने लेफ्ट साइड के खेतों में देखता है और अचानक ही उसकी आंखें बिल्कुल डार्क हो जाती है। वेद उन खेतों की ओर अपने कदम बढ़ाता उससे पहले ही पीछे से काका उसका हाथ पकड़ बोले, मालिक ये हमारे खेत नहीं है। प्रताप सिंह से वैसे भी हमारी दुश्मनी चल रही है और आपका उसके खेतों में जाना उसके लिए आपसे टक्कर लेने के नए मौके देगा। वेद काका का हाथ हटा बेहद ही डार्क वॉइस में बोला, जिसे जो करना है करने दे काका। अब कोई वेद ठाकुर से जानबूझकर टकराएगा तो अंजाम उसकी सोच से भी बुरा होगा। और वैसे भी ये खेत प्रताप सिंह के बाप का नहीं है जो वो हमें रोकने आएगा। हमारे ही टुकड़ों पर पल रहा है वो। बोल वेद आगे खेतों में बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वेद खेत के काफी अंदर आ गया था। उसके कदम एक बांस के टुकड़े के पास आकर रुके। वेद की नजरें उस बांस में अटके दुपट्टे पर थी जो कि हवा की वजह से लहरा रहा था। वेद हाथ बढ़ा उस दुपट्टे को अपने हाथों में लेता है। वेद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी उस दुपट्टे को देख। वो मैजेंटा पिंक कलर का दुपट्टा वैदेही का ही था। वेद बिना पल के झपकाए उस दुपट्टे को देख रहा था। तभी पीछे से काका बोले, मालिक।
वेद दुपट्टे को अपने हाथ में लपेट सर्द आवाज में बोला, वैदेही किसी खतरे में है काका। वेद पीछे मुड़ काका को देख बोला, काका प्रताप सिंह के हवेली चलिए। बोल वो जाकर कार में बैठ गया। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। वैदेही धीरे से अपनी आंखें खोलती है, पर आंखों के सामने अभी भी अंधेरा था क्योंकि उसके आंखों पर काली पट्टी बंधी थी। वैदेही उठकर बैठती है तो उसे फील होता है कि उसके दोनों हाथ हेडरेस्ट के किनारों से बंधे थे। वैदेही को उस पट्टी के आर पार थोड़ा बहुत दिख रहा था। वो चारों तरफ नजरें घुमाती है तो खुद को एक कमरे में पाती है। वैदेही को अपने पूरे शरीर में बेहद दर्द हो रहा था। उसका शरीर भी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था और ठंड की वजह से वो बुरी तरह कांप भी रही थी। वैदेही खुद से चिढ़कर बोली, ये दानव भी ना। जब वापस कमरे में लाना ही था तो ठंड में मुझे अकेला छोड़ा ही क्यों था। फालतू का मुझे वहां से भागना पड़ा। बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर कल रात के बारे में सोचने लगी। फ्लैशबैक। वेद के जाने के बाद वैदेही काफी देर बिना किसी भाव के सामने देखती रही। कुछ पल बाद जब ठंडी हवाएं हद से ज्यादा ठंडी हो गई तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वेद ने इस बार वैदेही के मुंह पर रुमाल काफी हल्के से बांधा था जिस वजह से हल्की सी कोशिश में ही वो खुल गया। वैदेही खुद से बोली, मैं भी क्या उसके आदेशों का पालन कर रही हूँ। वो मुझे यहाँ बांध कर जाएगा और मैं यही बैठी गम मनाओ। ना ना, ऐसे कैसे किसी की बात मानेगी वैदेही। बोलते हुए वो अपने दांतों से उस तौलिए को भी खोल देती है। वैदेही एक बार बालकनी के बंद दरवाजे को देख बोली, वैदेही दोबारा उड़ चली। वेद ठाकुर, अब ढूंढते रहना मुझे, इतनी जल्दी हाथ नहीं आऊंगी मैं। बोल वैदेही उस तौलिए को रेलिंग से बांध नीचे देखती है। बालकनी से जमीन ज्यादा नीचे नहीं था। कुछ ही देर में वैदेही नीचे थी। इस एरिया में एक भी गार्ड नहीं था क्योंकि वेद को गार्ड्स अपनी आंखों के सामने नहीं चाहिए थे। वैदेही बिना किसी परेशानी के घर से बाहर आ गई पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उसके सामने एक रोड थी और दोनों तरफ लहलहाते खेत थे। वैदेही खुद से बोली, अगर इस रोड से गई तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। खेत में ढूंढना मुश्किल होगा। बोल वो खेतों की तरफ ही बढ़ गई। काफी दूर तक वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, पर ठंड उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ रही थी। उसे अब हर एक कदम आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही थी पर किसी तरह वो हिम्मत कर आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद वैदेही को पीछे से एक आवाज आई, ये लड़की इधर कहाँ जा रही है। वैदेही पीछे मुड़ देखती है जहां अंधेरे में उसे दो आदमी दिखाई देते हैं। उनके हाथ में लाठी भी थी। अगले ही पल वैदेही में ना जाने कहां से हिम्मत आई और वो काफी तेजी से खेतों के और अंदर की ओर भागी। वो दोनों आदमी भी उसके पीछे भागे। वैदेही भागते हुए मन में बोली, ये दानव के आदमी कहां कहां से मुझे ढूंढ लेते हैं। इस बार मैं नहीं जाऊंगी उस दानव के पास वापस। पर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी स्पीड भी काफी स्लो हो गई। अचानक ही वो किसी के सीने से टकराए। वैदेही के मुंह से बस एक शब्द निकला, दानव, और अगले ही पल वो उस आदमी के बाहों में झूल गई। प्रेजेंट। रात के बारे में सोचते हुए ही वैदेही को नींद आ गई। वो काफी थकी हुई भी थी और बुखार भी इस वक्त हद से ज्यादा बढ़ा हुआ था। शाम का वक्त। वैदेही दरवाजा खुलने की आहट से अपनी आंखें खोलती है। कपड़े से पार उसे एक आदमी अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वैदेही एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोली, जब मुझे यहाँ वापस लाना ही था तो मुझे वहाँ अकेला क्यों छोड़ा था। मुझे फालतू समझ रखा है क्या। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फिर क्या हुआ तुम्हें। अच्छा ये सब छोड़ो और जल्दी से ये पट्टी और मेरे हाथ खोलो। पर अगले ही पल वो तेज आवाज में बोली, ये क्या कर रहे हो।
बोलते हुए ही वैदेही की एक चीख निकल गई क्योंकि उस आदमी ने वैदेही के ड्रेस की दोनों स्लीव्स फाड़ दी थी। वैदेही के चेहरे पर झुक वो बोला, क्यों ना पहले मैं तुम्हारे कपड़े खोल दूं? सच बता रहा हूँ, बंधे हाथ और पट्टी को खोलने से ज्यादा मजा आएगा। तुम्हें भी और मुझे भी। बोल वो बारी बारी वैदेही के हाथों को चूमते हुए उसके कंधे तक आ जाता है। तुम वेद नहीं हो। छोड़ो मुझे। मुझे मत छुओ। दूर हटो मुझसे। वैदेही की आवाज कांप रही थी, फिर भी वो हिम्मत कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसके दोनों हाथ बेडरेस्ट से हथकड़ियों से बंधे हुए थे। वो आदमी वैदेही के दूसरे हाथ को चूमते हुए बोला, वेद नहीं हूँ जान, पर जो भी हूँ, तुम्हें खुश करने के लिए काफी हूँ। बोल अगले ही पल वो वैदेही की ड्रेस को उसके पेट के पास से फाड़कर अलग कर देता है। एक तो ठंड, ऊपर से आगे जो होने वाला है उस चीज को सोच भी वैदेही कांपने लगी थी। उसने आज तक खुद को कभी इतना बेबस नहीं पाया था। उस आदमी ने अब वैदेही के पेट को चूमना शुरू कर दिया था, पर अगले ही पल उसकी चीख निकल गई क्योंकि वैदेही ने अपने पैर से एक जोरदार किक उसके प्राइवेट पार्ट पर मारी थी। उसे इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा था। दर्द की वजह से वो आदमी और ज्यादा बौखला गया और अगले ही पल उसने वैदेही के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वैदेही का चेहरा एक तरफ झुक गया और होठों के किनारे से खून भी निकल आया। वो आदमी वैदेही के बालों पर अपनी पकड़ कस गरजते हुए बोला, साली खुद को बड़ी सुपरविमन समझती है। आज तेरी सारी गर्मी ना उतार दी तो मैं भी कपिल सिंह नहीं। आज होगी तेरी इज्जत नीलाम। और अगले ही पल उसने वैदेही के गले में कुछ चुभाया। वैदेही की चीख निकल गई, पर वो अब भी छूटने की कोशिश में छटपटा रही थी। अपने पैरों को लगातार दाएं बाएं कर रही थी ताकि कपिल उससे दूर हट सके। कपिल वैदेही को बेड पर लिटा खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। वैदेही की आंखों को सामने अब धुंधलापन छा रहा था। वो अपने पैर हिलाने की कोशिश करती है, पर कपिल ने उसके पैरों को पूरी तरह जकड़ रखा था। कपिल के टच से वैदेही को अब घिन आने लगी थी। एक तो तेज बुखार, ऊपर से इंजेक्शन की वजह से वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। कपिल ने झटके से वैदेही के कपड़ों को फाड़ उसके जिस्म से अलग कर दिया। वैदेही की आंखों से एक कतरा आंसू बह गया और इसी के साथ कपिल ने वैदेही के होठों पर अपने होठ रख दिए। इन्हीं मेहनत से मैं चैप्टर लिखती हूँ, थोड़ी मेहनत करके आप भी लाइक कर दो। और थोड़ी और मेहनत करके आप सभी में से कम कोई एक टू कमेंट कर दो। 40-50 में कम से कम एक कमेंट टू कर दो यारा। मुलाकात होगी अगले पाठ में। राधे कृष्णा।